आपको अपने शिक्षक के रूप में देखते हैं और हमेशा, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, कि कई स्थानों पर, कई विषयों पर लोग डरते भी हैं, क्योंकि आपका एक विद्रोही स्वभाव भी रहा है, परंपरागत स्वभाव से हटकर। मैं ज़्यादा कुछ न कह करके सीधे सीधे पहले 2-3 प्रश्न हम करना चाहेंगे जो हम सब के मनों में जिज्ञासा है, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोगों के मन में भी कोई जिज्ञासा है। और बस एक प्रार्थना आपसे होगी कि यदि हम अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में रखना भूल गए हैं तो उसको हम साइलेंट मोड में कर दें, और उसके बाद काउंटर क्वेश्चन ना हो। जब एक बार हमने अपने प्रश्न कर दिए हैं और श्रद्धेय त्रिपाठी जी ने उत्तर दे दिया तो फिर हम काउंटर क्वेश्चन या बहस की ओर न जाएं, ऐसा एक मेरा निवेदन है। कपिलेश दा और हम सब, बल्कि पलाश विश्वास जी, जब इस बात की चर्चा हुई हिमांशु से, हेम से, तो सर ने पहले पलाश विश्वास जी का, कपिलेश घोष जी का, इन लोगों का नाम लिया, क्या वो भी आ रहे हैं? तो सर ये हम लोगों के लिए बहुत एक, मैं कहता हूँ, ये तो उपलब्धि है कि ऐसे गुरु अगर आपको स्मरण करते हैं। तो सर मैं पहले प्रश्न से शुरुआत करता हूँ। एक लग जस लाग जल, सब लोगों ने कहा, प्रयाग जोशी सर ने कहा, सब ने कहा कि एक मूलतः आप एक शोधार्थी हैं, एक शोध आपका हमेशा चर्चित रहा है। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि शोध, कोई मजबूरी तो होती नहीं है कि कोई आदमी शोध का रास्ता अपनाए, तो किसी भी शोध के लिए आपके अंदर पहले क्या अनिवार्यता होनी चाहिए? बड़ा सरल है। पहली चीज़ है लगाव जी। यदि आपके मन में विषय के प्रति, किसी चीज़ के प्रति लगाव है तो आप उसे पार कर जाएंगे। मैं जिन मित्रों के साथ रहा हूँ वो एक से एक विद्वान हैं, और उनमें मुझमें एक अंतर, मैं उतनी पढ़ाई नहीं करता, उतना मेहनत नहीं करता, लेकिन सोचता बहुत हूँ। और सोचते सोचते एक नई चीज़ मेरे दिमाग में आ जाती है। मैं उदाहरण दूँ और चीज़ की बात बाद में करूँगा। मैं कक्षा 5 का इम्तहान देने गया था। उसमें था कि वो कौवा पेड़ में बैठा है और लोमड़ी नीचे है। मुझे लोमड़ी बनानी नहीं आती थी। मैं उस इंट्यूशन, उस चमक की बात कर रहा हूँ, इंट्यूशन की, जो बनाती है आगे ओरिजिनल रिसर्च के लिए। तो मैंने क्या किया, एक 4 खाने लगाए और एक कोने में पूंछ बना दी और नीचे फुट नोट लगा दिया, पूरी को लेकर लोमड़ी भाग गई है। ये फ्लैश होता है। प्रयाग जितने परिश्रम करते हैं, शेखर जितना अध्यवसायी है, मैं उतना नहीं हूँ। मैं, पता नहीं, मेरे दिमाग में अकस्मात चीज़ें आती हैं और वो निकल जाती हैं। दूसरी चीज़, शायद आपके विषय से कुछ हट रहा होगा, फिर बात तुम बता दो जी। दूसरी चीज़ ये है लगाव। जी। लगाव है तो बात बन जाएगी, लगाव नहीं है तो आप नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें किसी का लगाव ही नहीं है। आपका अपने बच्चे के प्रति लगाव होता है, आप कहाँ कहाँ से किताबें लाते, सारी चीज़ें करते हैं, अनुसंधान करते हैं। यदि ये लगाव न हो तो आप कुछ नहीं करेंगे। दुर्भाग्य है, इस देश में लगाव किसी का नहीं है। नेता का लगाव गद्दी से है, पैसे से है, धरती से नहीं है। अध्यापक का लगाव वेतन से है, छात्र से नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जी। कुछ बोलो। नहीं बोलो। हाँ, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब मैं उत्तराखंड के इतिहास पर काम कर रहा था, हो सकता तुम्हारे विषय से लग जाओ, उसमें
कंटिन्यूस प्रोसेस थी। हम्म, मैं चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जैसे अशोक ने कहा, मेरे दिमाग में घूमता था। और जब तक ये स्थिति नहीं आएगी आप कोई नई चीज़ नहीं दे सकते। जो आज देश के सामने समस्या है, आप शोध कर रहे हैं लेकिन आपका लगाव नहीं है, लगाव नौकरी से, विषय से नहीं है, तो कहाँ से शोध होगी? दूसरी चीज, कुछ तुम्हारे विषय से हट रहा हूँ मुझे लग रहा है। नहीं सर, हाँ, मैं तुम्हारी बात जो करूँ। हमारे लोगों ने पैनल ने जो क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं, वो कहते हैं ना, इसी विषय पर उन्होंने एक प्रश्न दिया कि वो जड़ की कंजड़ में जाना, बल वो अंतर्दृष्टि को समझाते हैं, क्या है वो? ऐसा है ना, जड़ की कंजड़ में जाना, आप एक तथ्य आपके सामने आइए, उसके बाद भी धैकस क्या है, मूल क्या है, जाइए। आप परितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, लोग आपके सेटिस्फाइड नहीं हैं, तब तक आप लगे रहिए। इसलिए हमारे वहाँ कहा जाता है जड़ की कंजड़ में जाना। जी, आमा कहेगी ये क्या है, हमारे मुँह जड़ की कंजड़ में जाता। आप जब तक वो रूट तक नहीं पहुँचेंगे, सूक्ष्मतम रूट तक नहीं पहुँचेंगे, आप कैसे पता लगाएंगे? और ये जड़ की कंजड़ में जाने का परिणाम होता है आप सत्य के नज़दीक पहुँचते हैं। क्या बात है। मैंने तमाम उदाहरण देखे। असंतुष्ट रहना बहुत अच्छा है। अब सवाल है, एक चीज़ आती है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ जड़ की कंजड़ में जाने का, कि इससे पीछे क्या है, आखिर आया तो क्यों आया, ये चीज़ क्यों आई। जैसे भाषाओं में मैंने काम किया, और भाषाओं में काम करते करते मुझे लगा रहे जो भाववाचक, जो अनुभूतिपरक शब्द हैं, वो सारी दुनिया में एक हैं। भाई सवाल यह है कमी कहाँ पर है। यास कहा गया कि जो मार्ग में चलता है वो अश्व है, तो मार्ग में तो हाथी भी चलता है। सवाल यह है कि उस बेचारे के पास उतना विस्तार ज्ञान का नहीं था। आज मेरे पास गूगल है, मैं पूछ सकता हूँ कि यदि संस्कृत में अश्व है तो फ्रेंच में क्या है, जर्मन में क्या है, या जापानी में क्या है, तो इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने तमाम कंपैरिजन किया और उसके बाद मैंने एक सूत्र निकाला कि अनुभूति परक जितने भी शब्द हैं सारी भाषाओं में एक ही ध्वनि देते हैं। आप जो बाकी आपकी बातें वो अलग अलग होंगी, लेकिन जो अनुभूति परक होगी, मिर्च लगेगी सब जगह एक सी लगेगी। सोसाइटी होगा मिर्च, पूरा विश्व एक है। ये इस विराट विश्व की कल्पना वो करता है कि आपके जो अनुभूति परक शब्द हैं वो सारी जगह एक है। ये पता लगा। अब ये जड़ की कंजड़ में जाना हुआ है नहीं है, रूप से भी नहीं है। और दूसरी बात है लगातार सीखते रहना। कह नहीं सकता मेरे कितने गुरु थे, लेकिन मैंने उनको सीखा, भावन किया, तो भावन करने से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। अब मैं उदाहरण आपको दूं, जड़ की कंजड़ में जाना। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम हर चीज़ को संस्कृत से खोजते हैं। मैंने एक पॉइंट उसमें लिया कि लोकायत और शास्त्रायत। आपको धरती में जाना है, विषय को समझना है, गहराई का अनुभव करना है, तो आपको लोकायत होना पड़ेगा। और शास्त्र के पीछे आप पिछले हुए कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं आता। आपका जो कुल है, वंश है, परिवार है, शास्त्र के नज़दीक होना चाहिए, लेकिन आप लोक को इतना महत्व क्यों देते हैं, शास्त्रायत के बजाय लोकायत को? ऐसा है,
लोक के बिना शास्त्र नहीं चल सकता, और धीरे धीरे जो चीज़ें रूढ़ होती जाती हैं वो शास्त्र हो जाती हैं। जैसे आप कहेंगे छठी के दिन बकरी का कान ऐंठना ही है। अरे साहब क्यों ऐंठ रहे हो? ऐसा ही करते हैं। आपने वेद पढ़े नहीं और आप रुद्री कर रहे हैं, और रुद्री के आरंभिक 6 श्लोकों में शिव जी को गालियां दी गई हैं, और हम कहते भगवान तुम बदमाश हो स्वाहा, तुम गधे हो स्वाहा। ये क्या तमाशा है? हमारी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उसको सत्य को नहीं जानते, अर्थ में नहीं जानते, और हमारे पंडितों ने कहा बेटा अर्थ में मत जा, शब्द ही पर्याप्त है। तो कैसे होगा? आप छात्र आपके सामने पढ़ रहा है, घोट ले, ऐसे ही याद कर ले, सवाल मत कर। जब आप सवाल नहीं करेंगे तो सत्य आएगा कहाँ से? जब आप गुरु बन करके ऊपर बैठे होंगे तो नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ, मोहन इतने ज़बरदस्त डिस्कशन आपस में करते थे, कहीं भेद नहीं था। तो दूसरी बात है कि शास्त्र धोखा है। शास्त्र धोखा इसलिए है कि जब राजा के, अथर्ववेद की बात बता रहा हूँ, जब उसमें लिखा है यदि राजा के विरुद्ध से प्रजा असंतुष्ट हो तो राजा को एक मूर्ति बनानी चाहिए, उसके भीतर एक अपना खास आदमी बैठा देना चाहिए, उसका यज्ञ करना चाहिए, सारी चीज़ करनी चाहिए। उसके बाद उससे प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए। मूर्ति बोलेगी हे प्रजा तुम्हारा राजा परम धार्मिक है, जो उसका विरोध करेगा सत्यानाश हो जाएगा। मैं सारी बात इस बात में कर रहा हूँ, यदि लगाव होता ना ये देश की हालत नहीं होती। लोभ है सत्ता का, लोभ है पद का। अध्यापक है, यदि उसका बच्चे से लगाव होता तो ये सवाल होता ही नहीं। लगाव नहीं है, कमी, लगाव हर जगह कमी है, तो लगाव ना होनी चाहिए। जैसे आप अपने बेटे के लिए काम करते हैं, वैसे आप बच्चे के साथ काम करें तो कैसे नहीं होगा? तो एक धारणा में छोटी सी बहुत सी बातें भटक जाता हूँ, लेकिन लगाव के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं इंटरमीडिएट का अध्यापक, विषय उत्तराखंड का ऐतिहासिक भूगोल, न उससे मुझे प्रमोशन मिलना, न मेरा कोई लाभ। लग गया सुर। बल्कि सर उसको विषय वासना की संज्ञा भी कभी कभी देते हैं। हाँ, ये विषय जी, विषय वासना बहुत जरूरी। जब तक आपके विषय में वासना नहीं होगी ना, यदि आप में लगाव नहीं होगा, अफेक्शन नहीं होगा, तो इतने हजारों PhD वाले क्या दे रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि इतने जो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं उसका कारण क्या है? सर आर्थर कॉनन डॉयल है साहब। अब वो लगे हैं कि टेलीफोन कैसे बनता। आखिर में एक दिन वो आवाज़ हुई उनका, अरे यूरेका मिल गया। आर्किमिडीज का क्या था? किसी लिए बेवकूफ़ी कर रहा था नहीं वो। अब उसको लगा इसका आयतन कितना होता है, लग गया, सोचा अंत में पा गया। तो मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ, पढ़ना छोड़ करके सोचना शुरू करो। क्या बात, चिंतन करो, और आप चिंतन करेंगे सारी चीज़ खुल जाएगी। अब आप कहते हैं संस्कृत साहब, ये कहेंगे, एक शब्द और लेता हूँ कि संस्कृत हमारी मूल भाषा है, सारी चीज़ें संस्कृत से। एक प्रोफेसर चतुर्वेदी हैं पिथौरागढ़ में, उन्होंने 14 जो आपका धारचूला तहसील का है,
चौदास की व्युत्पत्ति क्या की? चतुर्दश चार दांत वाला। अरे महाराज इससे पूछ लो कि बाप बच्चे क्या कहते हैं। अब आपने कहा लमगड़ा, अब संस्कृत कैसे? प्रलम्ब। अरे महाराज एक छोटे छोटे खेतों के बीच में एक बड़ा खेत है लमगड़ा। तो जब तक आप लोक को नहीं पढ़ेंगे आप सत्य को नहीं जान सकते। लोक में बहुत है, लोक को समझे बिना। अब एक बात आपको और बताऊं मैं, शायद आपके विषय से हट रहा है। एक बीमारी सनातन है। ये सनातन क्या है साहब कह रखा, पंडित जी करे सनातन है। क्या है सनातन? उसको कोई नहीं सोचेगा। सनातन है उसको बुद्ध ने समझा। उसने कहा रे तुम मेरे सामने बैठे हो, उस एक घंटे में तुम हो ही नहीं, कोई और है। क्यों? पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर कितनी आगे निकल चुकी है, स्थान बदल चुका है। तुम्हारे जो अणु हैं उनमें कितना आपस में टूट फूट बिखराव नवीन निर्माण हो रहा है, तुम कहाँ हो? तो गति ही सनातन है। लेकिन उसको मानते नहीं। क्या हुआ? विलियम बेंटिंग के आने से पहले विधवा महिलाओं को जला देते थे। क्या है पंडित जी? सनातन है। नंबूदरी ब्राह्मण नववधू का अभिषेक करते हैं। कितना अभद्रता है। क्या है? सनातन है। सनातन है माने चला आया हुआ है, लेकिन सत्य नहीं है। तो जब आप उसके भीतर जाते हैं ना तब आपको सनातन का पता। एशो धम्मो सनातन। बुद्ध की टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं हुआ। अब रहा धर्म की बात। मैं शायद विषय से हट रहा हूँ, मुझे बोलिएगा सर। भाई धर्म के बारे में पूछा गया तो ये धर्म क्या हुआ? ऋषि बोले आत्मा वही रक्षितो धर्म, अपनी जान बचाना ही धर्म है। फिर दूसरे ने कहा नहीं पंडित जी कुछ तो और होना चाहिए। उसने कहा देख, समाज में जिनको बड़ा आदमी कहा जाता उनके पीछे पीछे चल, नहीं तो मारा जाएगा। महाजनो ये निगत सबलता। फिर तीसरे ने कहा कि ये क्या हुआ? उन्होंने कहा देखो यत् सा अभ्युदय, जिससे तेरा भला हो वो धर्म है। कोई नहीं समझा पाया। व्यास को लगा कि भाई ये धर्म क्या है। उसने कहा आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो चीज़ तुम्हें अपने लिए बुरी लगती है उसे दूसरों के साथ मत करो। करो नहीं कह रहा हो। और आखिर में बुद्ध आते हैं। बुद्ध से पूछा सनातन क्या हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं वैरेण वैराणी सामंती ही कदाचन, अवैरेण सामंती एशो धम्मो सनातन। शत्रु से शत्रुता करने से शत्रुता समाप्त नहीं होती, बल्कि शत्रु से भी शत्रुता न रखने से समाप्त होती है। तो इतनी गहराई में नहीं जाते लोग। अब सारी बात कीजिए सनातन। और आपका सनातन जब छुआछूत की बात थी तब आप सनातन थे। जब आपने इतने दलितों को मार मार करके मुसलमान बना दिया था तब भी आप सनातन थे। और आज भी आप सनातन है, फिर पैदा कर रहे हैं बीमारियों को। सनातन है। सनातन माने गति। और गति ऐसी चीज है जिसको अब रुकती नहीं। एक बात मैं और कह रहा था आज, जिसने मुझे पैदा किया, हम सबको पैदा किया, उसको हम कोई लिफ्ट नहीं देते। गंगा की वो दुर्दशा कर दी, पेड़ काट दिए। पानी पी लो। तो आप कल्पना करें ना,
पानी पिला दो। ईश्वर, सो कॉल्ड ईश्वर जो भी है, मैं तो ईश्वर भी नहीं मानता। मैं कह रहा हूँ जिसने हमको बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, उसको हम नहीं पूछते। और जिसको हमने काल्पनिक रूप से बनाया, आपके राम की बात करता हूँ, राम को तो मैंने बनाया। भाई क्या है राम का? यदि आप देखेंगे मूल्यांकन उनको करेंगे तो उनमें कई दोष निकलेंगे। उत्तर रामचरित को देखेंगे तो लव कुश कहते हैं कि तुम्हारा राम अच्छा जो औरतों पर तीर चलाता है, ताड़कावध, जो छिपकर वार करता है, बालीवध, जो दुश्मन के भेदिए के साथ, कहाँ का धर्म है? लेकिन शास्त्र कहता है ये धर्म है। आप यदि वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वाल्मीकि बाली से राम, वाल्मीकि से देखवे, ऐसा तुलसीदास तो माफ़ कर देता बेचारा, वाल्मीकि माफ़ नहीं करते। और वो कहते हैं कि ये सारा संसार, ये सारा राज्य तो भरत का है, हम भरत के सैनिक हैं, हम किसी को भी मार सकते, तुम तो बंदर हो। प्रभु सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आँख खोल के नहीं देखते। जी सर, मुझे एक उदाहरण और दूं। जी, पानी पी लीजिए सर। हाँ, मैं आपको जी जी जी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे एक ताऊ जी थे। अब वो किसी का, उनको आता तो कुछ था नहीं, नामकरण करवा रहे थे बच्चे का। अब वो उन्होंने सारे मंत्र कहे, उसमें कहे मधु मधु आता रिताए थे मधु क्षरंती सिंधु। उनको पंडित जी ये तो श्राद्ध में सुना था। उन्होंने कहा नहीं नहीं जजमान, अब यहाँ भी होने लग गया। जैसे हम ये बेचारे अनपढ़, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी आप देख लीजिए अखबारों को, विज्ञापन आ रहा है साहब 101 रुपया भेजिए, हम गंगा तट पर जो संकल्प करेंगे उसमें आपका नाम ले लेंगे। ये धर्म है, ठगपंथी है ये। तो ये सामान्य मेरी अपनी विचारधारा है। और मेरी सबसे एक प्रॉब्लम और सबकी विशेषता मैं शायद बताता हूँ, हेम को मालूम होगा जी। इंट्यूशन अजीब है मेरा। मेरे दिमाग में आया कि भाई घनमूल कैसे निकाला जाए, लगे बच्चे भी, एक सूत्र आ गया। तो उससे ये हुआ कि बच्चे, जैसे ही अध्यापक घन संख्या को ऊपर लिखता था, बच्चे उत्तर दे देते थे। ये आईक्यू या इंटरेस्ट जो भी आप कहें, तो कहीं खुले से सोचो। आप खुले सोचेंगे कहीं दिक्कत नहीं होगी। और ये बताओ यार, मैं तो बक दूँ। जी सर, पानी ले लीजिएगा। पानी हो जाएगा। अभी हम सब लोग अपने अपने जो परीक्षाएँ होंगी, जो जिज्ञासाएँ होंगी, सर से पूछेंगे। कपिलेश घोष सर भी अभी बातचीत करेंगे। सर, अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपनी बातों में मेयर नातिक मिन केटावटुल इस तरह की बात करते हैं, वो क्या है? कई लोगों ने मुझसे भी पूछा है, लेकिन मेयर नातिक मिन केटाव मत जी। आपने मुझे क्यों बुलाया साहब? मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ जिसके आने वाला है ना, हमोर्स अपना मेरा नाती यदि मेढक के बच्चे भी ले आएगा तो मेरे लिए वही मछली है। तो कई चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को सोचना चाहिए। और कोई समस्या और मैं कपिलेश दास से चाहूँगा कि कुछ प्रश्न वो करें, और उसके बाद हम लोग सदन से भी प्रश्न यहाँ से आमंत्रित एक बिंदु और ले लो। एक बिंदु सर का भी, वो जो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया था, एक बिंदु में बोलो, लोक भाषाओं के संरक्षण के लिए, वो भी एक चीज़ और बताऊँगा जो खास बात बता रहा हूँ। जी। समाधि एक शब्द है, मैं अध्यात्म की ओर ले जा रहा हूँ। जी। आपने समाधि का अनुभव किया है? आप समाधि का अनुभव करेंगे, सत्य के निकट पहुंच जाएंगे। मैं उदाहरण ले रहा हूँ, सुभिक्षदास देव के दान पत्र में एक वाक्य आता है, अंडार गणिक पूर्वतः संकट सीमायाम पश्चिमतः गंगायाम उत्तरतः समेह ग्राम दक्षिणतः वत्सरग नामा भू।
सवाल ही नहीं। अब मैं लगातार 8-10 दिन से लगा हूँ, सारे नक्शे फैले पड़े हैं। अकस्मात माल रोड में घूमते हुए मेरे दिमाग में आया इंडर आया तो खुल गया। वो हर मौलिक शोध में समाधि बेहद जरूरी होती है, लेकिन तभी आती है जब आप उसमें डूब जाएं। बाकी ये जो समाधि वाले हैं ना आपके, अब वो समाधि करो भाई, ध्यान लगाओ। वो एक बेटा बनारसी ने कहा, जब जब मैं ध्यान करता हूँ शंकर का, पार्वती बनकर निरुपा हो जाती है। तो समाधि नहीं, समाधि तो आप जुड़े हो, कंटिन्यूस जुड़े हो, आप रिफ्लेक्ट होते हैं लाइक ए फ्लैश, अकस्मात आता है। और मैंने कई बार इसको अनुभव किया है। आज जो मैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक भूगोल आ रहा मेरे 15-16 साल लगे, लगातार मंथन करते करते, जड़ की कंजड़ में जाते जाते अब मैं थोड़ा संतुष्ट हूँ उससे। तो ये साधना होती है। पानी पी लीजिएगा। हाँ, मैं केवल एक ही प्रश्न करूंगा, क्योंकि यहाँ 2 साल बैठे हैं और वो भी कई सवाल पूछना चाहिए। मैं केवल एक सवाल कर रहा हूँ, वो ये कि आपने कहा कि जो किसी महत्वपूर्ण काम करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें लगाव होना चाहिए। बहुत जरूरी। लगाव भी तो संभव है नहीं कोई महत्वपूर्ण काम। और उसके बाद आपने कहा कि चिंतन के बगैर भी संभव नहीं। अगर चिंतन नहीं है तो फिर कभी कोई बहुत बड़ी बात या महत्वपूर्ण बात नहीं हो सकती। तो मैं आपको डीएसबी के दिनों में ले जाना चाहता हूँ कि लगाव और चिंतन अपने आप पैदा नहीं होता है, अब स्वतः नहीं होता। तो अवध बिहारी लाल अवस्थी, वो जो इतिहास के प्रति आपका जो रुझान है, जो लगाव है, मतलब वो लगाव जो है वो उसके प्रति, इतिहास के प्रति, थोड़ा सा आप बहुत संक्षेप में अगर यहाँ थोड़ा बताएंगे तो बहुत हमारे लिए सीखने लायक होगा। कि जब आप एक विद्यार्थी थे, आप तो हिंदी से एमए कर रहे थे और आपने तो हिंदी से एमए किया, उसके पहले आप इतिहास के विद्यार्थी भी थे। तो जो अवध बिहारी लाल अवस्थी से के नज़दीक आप आए, उनकी बातें आपने सुनी, उनके लेक्चर सुने, एक बात। दूसरा, वहाँ विश्वनाथ उपाध्याय उस समय थे, तो आपने बार बार इस बात की तरफ संकेत किया है कि मुझे जो लगाव है इतिहास के प्रति गहन, वो अवध बिहारी लाल अवस्थी की देन है। और दूसरा जो अंतर्दृष्टि है उसको समझने का, वो विश्वनाथ उपाध्याय की देन है, मतलब लोक साहित्य को, इतिहास को। थोड़ा बहुत संक्षेप में कि ये क्या चीज़ थी उनमें जिन्होंने आप में ये 2 चीज़ें वहाँ डीएसबी के दिनों में पैदा कर दी, थोड़ा संक्षेप में। मुझे 2 महत्वपूर्ण अध्यापक मिले, एक घोर जनसंघी और दूसरा घोर कम्युनिस्ट। लेकिन वो जो जनसंघी था ना, उसने मुझे इतिहास में डुबा दिया। इतना तन्मय व्यक्ति मैंने देखा नहीं कि साहब स्कंदगुप्त हूणों के विरुद्ध संघर्ष करने में धरती पर 3 दिन सोया रहा, अवस्थी जी रो रहे, क्षितितैलशयिनी ये नीता त्रियामा। और दूसरी ओर जहाँ यस्योद्वर्तता प्रति मुर्सान शत्रुन समेत्यागतान, जहाँ आया तक एकदम उड़ जाएंगे। वो टीचर था, उसने भले ही इस सनातन के पीछे पढ़ करके अपने परिवार चौपट कर दिया, लेकिन मेरे भीतर इतिहास की ज्योति जला गया। इसलिए मैं कहता हूँ, इतने सनातनी थे कि अपनी पत्नी को विद्यार्थियों के सामने भी आने नहीं देते थे। अपनी 2 लड़कियों को उन्होंने इंटरमीडिएट से आगे पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि उनका कोई एजुकेशन सिस्टम है। पत्नी क्षय रोग से मर गई और आखिर में अपने कहीं वो अकेले रहे, बहुत दुखी हालत में उनको। तो सनातन अच्छा नहीं है, गतिशील होना। और दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने खोल दी आंखें, उपाध्याय जी का मैं बहुत बड़ा इसलिए वो नैतिक नहीं थे, मैंने उनसे नहीं लिया वो।
पीते भी थे, आचार दुराचार अनाचार क्या पता नहीं, लेकिन उस व्यक्ति में इतनी इंसाइट थी ना, खोल गया वो, खोल गया। और ऐसे ऐसे लोग खोल गए जो मनुष्यता को जगाते हैं। मैं उदाहरण आपको दूँ, दो ही बात नहीं, मुझे बहुतों ने सिखाया है। मैं जंगलात में बाबू हो गया था। यदि नरोत्तम मठपाल, या तू गलत कर रहा है नहीं कहते, मैं वहीं होता। यदि उस महिला ने जो 3 मील दूर से आकर के मेरे सिर में कमलवायु को दूर करने की चेष्टा करती थी, जिसे पैसा नहीं लिया, उसने मुझे बताया। तो सत्य तो कण कण में आता है, बच्चों से सत्य आता है। और मैं बताऊं, मेरे सारे शोध का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है मेरा अध्यापक होना। बच्चे खुले दिल से बात करें, कहें क्या है, अपरिग्रह है हमें, तो बच्चा सिखाता है। गुरु बन के छत में मत बैठो। वो नई चेतना है, वो जागी हुई चेतना, वो जगाएगी आपको। और मैं करता क्या था, अब ये पुराण कथा जा रहा है, मैं करता क्या था, मैं सबसे पीछे बैठ जाता था और एक टॉपिक छात्रों को दे देता था, और वहाँ पर एक डस्टर रख देता, ये तुम्हारा इंचार्ज है। मैंने देखा बच्चे एक से एक बड़ा टैलेंट है, एक से एक बड़े सूत्र लाते हैं। तो अब आपकी बात भी सुनूंगा, लेकिन पहली शर्त है 100%। यदि जुड़ते हैं तो 100% जुड़िए, और आप 100% किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ जाएंगे, आप पार कर जाएंगे। लेकिन नहीं होता। हमारी शोध व्यवस्था क्यों गड़बड़? लगाव है ही नहीं। भाई लगाव होता, सत्य सामने आता, उनका सामने। लगाव क्या है? सांची प्रीति विषय मायासु हरिभक्तन सु हासी। अरे साहब, कहीं नौकरी लग जाए इसलिए पीएचडी कर रहे, कहाँ से लाओगे तुम? तो ये मेरे तो ऐसा ही। हाँ बोलो सर। अब मैं पब्लिक की तरफ, आप जो जिज्ञासु लोग हैं उनकी तरफ बढ़ूंगा। लेकिन एक बार आप एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे ना सर, हम लोगों ने सुना भी था एक बार, वहाँ पे एक कार्यक्रम में आपसे कुछ सीखा भी, जैसे मृत भाषा, मृत प्राय भाषा, जीवित भाषा, इनसे संबंधित आपका एक काम चल रहा था। फिर क्या हुआ उसमें आगे? मैं बताऊं, मैं कई सूत्रों को लेता हूं। पहला सूत्र है जो ध्यावे फल पावे। यदि फल नहीं पाए तो क्यों ध्यावे? आपकी जो कुमाऊनी या गढ़वाली सारी भाषाएं हैं, आपको रोटी नहीं दे सकती, आपको समाज में प्रतिष्ठा नहीं दे, क्यों पढ़ेंगे? मैंने भाषा संस्थान में एक पूरा 15 लाख रुपए की एक स्कीम रखी थी, मैं सदस्य था उसका। मैंने कहा भाई ऐसा करो, जैसे हमारे ये वार्षिक क्रीड़ा समारोह होते हैं, उसमें एक दिन लोक भाषाओं के लिए रख दो। बच्चा उस दिन लोक भाषा में भाषण देगा, नाटक करेगा, सब कुछ करेगा, और उसको अच्छा इनाम दीजिए। मैंने ये भी रखा कि उसको तैयार करने वाले अध्यापक को भी पुरस्कृत कीजिए, प्रधानाचार्य को पुरस्कृत कीजिए, और जो बच्चे अपने स्तर में प्रदेश स्तर पर सबसे ऊंचे स्थान पर आते हैं, उनका जम के मीडिया में विज्ञापन कीजिए, उनके माता पिता को सम्मान दीजिए और स्कॉलरशिप दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, आज 10-12 साल हो गए, हमने उत्तराखंड की 12 की 12 लोक भाषाओं को जिंदा कर दिया होता। हेम को मालूम है, हमने एक रौतेला जी के ज़माने में हमने एक रखा कि जो लड़का अपनी बोली में कमेंट्री बढ़िया करेगा उसको 200 रुपये इनाम दूंगा। अरे साहब, भोवाली का लड़का ऐसी गजब की कमेंट्री कर गया। पैसे भाई, बच्चों को जगाना है, बच्चों को जगाना है।
तरीका यही है। उन्होंने सेक्रेटरी साहब या जो भी उनके सदस्य उनका साहब इसमें तो ये डिपार्टमेंट भी लगेगा, मेरे कुछ नहीं लगना है। हम आपका क्रीड़ा समारोह तो हर साल कर रहे हैं, जिला स्तर भी मंडल स्तर भी, इनमें आप क्यों नहीं देते एक दिन? आपको कोई पैसा नहीं लगना था। 15 लाख इसलिए था कि बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगा, बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगा, उसका विज्ञापन होगा, उसको पुरस्कार मिलेंगे। आज तक ये 10 साल में हमने इन सारी भाषाओं को पुनर्जीवित कर दिया होता, कुछ नहीं करना था। दूसरा एक बात बताऊं, जो आपके स्थान नाम है ना, ये विश्वकोश है। आदमी ने जहाँ पर जो देखा उसके आधार पर उसका नाम रख दिया। मैंने दूसरा सुझाव दिया कि उत्तराखंड के सारे गांवों के, एक गांव में 50 नाम होते हैं, उनको संकलित कर दिए। संकलित होकर के फिर हम एक कमेटी अलग से बनाएंगे जो आर्थिक काम को देखेगा, जो खनिज को देखेगा, जो तीसरे को देखेगा। कौन सुनता? जो हो सकता, अब ये क्या है, 8वीं अनुसूची में कर लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ 8वीं में रखो, 10वीं में रखो, क्या होगा उससे? भाषा बोलने से बचेगी आपकी 8वीं अनुसूची। दूसरा, मैं एक पॉइंट मेरा और है, मानक की बात छोड़ो भैया। अरे पहले उसे बचने तो दो, बच्चा तो मर रहा है, आप उसे करें इसके लिए गर्म कोट सिलवा देते, क्या करना है? हम उन चीज़ की ओर जा रहे हैं जो भाषाओं को जीवित रखने के काम की नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ मेरी यदि कोई उपलब्धि है ना, वो मेरे विद्यार्थी हैं। और इनसे इतने काम करवाए जा सकते हैं। मैं उदाहरण दूँ, 100% वाली बात जो मैंने कहा ना, मैंने 500 रुपये रखे और उसमें मैंने कहा कि भाई जो बच्चा एक किताब को पढ़ेगा और उसका सार लिख के लाएगा, 5 रुपये इनाम। लग गए बच्चे, सिलेक्शन मैंने किया था किताबों का। बस एक बच्चे ने 90 रुपये कमा दिए। आता तो कुछ नहीं है, पंडित जी की तरह संकल्प ले लो, ये कर लो, ऐसा थोड़ी होगा। 100% कमिटमेंट चाहिए। जो कमिटमेंट आपका अपने बच्चे के प्रति वही होना चाहिए। और मैंने कभी सरकार की बात नहीं मानी। आप जानते हैं मेरे वहाँ, अब ये तो होने दो, मेरे वहाँ फीस माफ़ी को कौन तय करता था? कक्षा 6 का बच्चा। आदमी ने लिखा कि साहब मैं बहुत गरीब हूँ, कक्षा 6 का, साहब इसके बाप के पास ट्रैक्टर है। तो आप जाइए ना जड़ में, और अपना कोई भेदभाव नहीं होना। और बच्चे बहुत दिनों तक याद करते हैं, हमेशा याद करते हैं, सीखते हैं। तो बाकी यही बात जो आप इसको कह रहे थे, उसमें मेरी बात है, जब तक आप 100% नहीं हैं, जब तक आपका लगाव नहीं है, आप भला नहीं कर सकते। आपकी सरकार का देश के प्रति लगाव नहीं है, वो धंधा हो रहा। उस बुढ़े का लगाव था ना, कोई जिंदगी भर ने क्या, वही उन्होंने तमाशा कर रखा है। ये सवाल है, जब तक लगाव नहीं होगा तब कुछ हो ही नहीं सकता। हैं? मैं कह रहा हूँ लगाव के बिना नहीं होगा, कमिटमेंट होगा तो होगा। और आज जो स्थितियां हैं उसको आप जान रहे हैं, और मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, और इतिहास को मैं विश्व स्तर पर देखता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान बहुत जल्दी बिखरने वाला है। इतिहास चक्र है, आप पूरा देख लीजिए। मैं तो वैदिक काल से अब तक का उसका अध्ययन किया, मैंने विदेशों का भी अध्ययन किया। आप नहीं समझ रहे। जोड़ेंगे हम संगठित होंगे।
लेकिन आप तोड़ने में लगे हो, नियति है बाकी। आप हिंदुस्तान के इतिहास को देखेंगे 100 साल तक दिखते ठीक रहा ही नहीं। 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य स्थापित होता है, 187 में ठंडा हो जाता है, 230 में ही ठंडा हो जाता है। अशोक के मरने के बाद तो हो ही गया। आप वैसे ही आप देखेंगे गुप्त काल का वही हाल है। वैसे आप देखेंगे अकबर जोड़ता है, औरंगजेब ख़त्म कर देता है। कई चीज़ें हैं आप जिनको स्वर्णयुग कहते हैं, स्वर्णयुग नहीं है। स्वर्णयुग आप कहेंगे अकबर का शासनकाल स्वर्णयुग था, ब्रिटिश शासन हमारे लिए स्वर्णयुग था। हम जुड़े, हमने सीखा, हमने विज्ञान के अनुसंधान किए, गुप्त साम्राज्य था। सर मैं एक आपका इंटरव्यू भी हाल ही में सुन रहा था, आप कह रहे थे कि आज का युग भी द्वापर है, मतलब क्या उसमें हाँ क्या? एक बात बताऊं, द्वापर बिल्कुल, ये कलयुग नहीं द्वापर है। द्वापर के माने ये सच है या गलत। कृष्ण कह रहे हैं देख अर्जुन इसको दोबारा नहीं मार, ठोक दे, द्वापर है। एक और बिल्कुल आपके ये भीष्म पितामह हैं, सबसे पूज्य हैं, सबसे ऊपर हैं, बहू के कपड़े उतारे जा रहे हैं, सिर झुका के बैठे हैं, ये द्वापर है। द्वा माने एक सत्य पर टिक नहीं पाए, आपने दुविधा में रहे। दुविधा। आज हम द्वापर में जी रहे हैं, ऐसा करें ना करें, ऐसा करें ना करें, चीफ जस्टिस को रखें न रखें, तो द्वापर है। तो आप लोग अगर पलाश भाई साहब आपसे शुरू करें। गुरुजी से तो हम लोग छात्र जीवन में भी लगातार सवाल करते रहे और 52 साल हो गए, 52 साल से लगातार सवाल करते जा रहे हैं। लेकिन अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके इतने शिष्य हैं उत्तराखंड में और आपने हमेशा ऐसे छात्रों को चुना जिन पर आपको भरोसा था कि ये उत्तराखंड देश और दुनिया की तस्वीर बदल देंगे। आपने ऐसे छात्रों को चुना। अब उत्तराखंड में हालत ये है कि पढ़ने लिखने की संस्कृति बिल्कुल खत्म हो गई। जो आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में तोड़ने वाली ताकतें बहुत सक्रिय हो गई। और इसके अलावा आप देखिए किताब कौतिक का ये आयोजन रोक दिया गया। मैं तो रुपेश से लगातार कह रहा हूँ 10-11 को हम लघु पत्रिका सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसी शक्तियाँ प्रबल हो गई है, ये करने देंगे कि नहीं देंगे इसकी भी बड़ी आशंका है। जो ये जो माहौल है, इस माहौल को बदलने के लिए आपके शिष्यों को क्या करना चाहिए? काल चक्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं बनते। नहीं आप बताइए। ना ना ना, हम लोग ऐसा है, देखिए मैं बताऊँ, आप जहाँ पर हैं यदि उतना भी साफ कर दें तो सार्थक है। GIC रामनगर में रहा क्या मुझे कहा था, वो सवाल यह है कि मैं एक बात और बताऊं, मैं हिंदुस्तान को नहीं जानता। जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ वही मेरा हिंदुस्तान है। रामनगर रहा 100% रहा, बच्चे फ्री थे, कोई बाधा नहीं थी, निकले 12 एक साथ। जहाँ से एक केवल पॉलिटेक्निक में निकल जाने पर तमाशा होता था, 18 बच्चे निकले। कारण यह है आप 100% दे रहे हैं, आप साफ हैं, आप भेदभाव नहीं करते हैं, तो अपने आप बनेगा। आप पूरे को मत सोचिए, यूनिट। दुनिया को मैं नहीं संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार को संभाल सकता हूँ, मैं अपने विद्यालय को संभाल सकता हूँ। इतना कम है क्या? मैं ब्रह्मांड को बदल दूंगा कहना तो मूर्खता है। नहीं, अपना बस, मैं जहाँ पर हूँ उतना। मैं जानता हूँ हेमकुंभ क्यों इसलिए था। मेरा एक अप्रोच थी कि बच्चे जिस अध्यापक के प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं वो सबसे श्रेष्ठ अध्यापक है।
तुम अब बुढ़े हो गए, मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन आज भी लगाओ मैं। ये आत्मिक संबंध होते हैं, हमेशा आत्मिक संबंध होते हैं। और मैं तो सौभाग्य मेरा ये रहा, मेरे बच्चे तो बहुत कहाँ कहाँ पहुँच गए। कोई गवर्नर है, कोई वित्त मंत्री है नेपाल का बहादुर। सवाल है आप क्या दे रहे हैं। शब्द प्रभाव नहीं डालते, व्यवहार प्रभाव डालता। सर कोई और प्रश्न है आपकी तरफ से? ये जो एआई आ गया है, ये क्या बता दे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं भी सीख रहा हूँ। यही प्रभाव है। नहीं, आर्टिफिशियल ये इंट्यूशन का तो कमाल है। हमारी रोजी रोटी मार रहा है। ना ना ना, आप बताओ, ये जो ये है ना, इसका नाम है ब्रह्मांड। इसके भीतर क्या न उपज जाए आप कही नहीं सकते। ये गतिशील रहे तो कुछ भी कर सकता है। क्या पता एआई का तोड़ भी कोई ले आए। तो आएगा। सवाल है हमने कर क्या दिया। इसको घोट ले, ऐसे इम्तहान में लिख देना, सोच मत। बच्चे को कहिए सोच, ये सिद्ध करे गलत है। तुझे क्या लगता है? खुलापन तो हम दे नहीं रहे। खुलापन नहीं देंगे तो आप बुद्धि का विकास कैसे करेंगे? आप मैगजीन बनाते हैं, हम कॉलेजों में 6 महीने लग जाते हैं, और मैं मैगजीन बनाता हूँ आधे घंटे में। डरते क्यों हो भाई? नहीं, सर का मतलब है गार्जियन बहुत बढ़िया लिखवा के स्कूल की पत्रिका में देते थे, लेकिन सर वहीं बैठा के लिखवाते थे सबसे। मैंने पूरा कॉलेज बैठाया, 160 विषय दे दिए और बच्चों से कहा खुले ढंग से लिखो। हमारा क्या है, कमी कहाँ पर है भाई? लड़का घर जाकर कहता है ये मास्टर खराब है, ठीक, अरे क्लास में ही कह दो, क्या बुराई है? कैसा अब आप एक कम करें। हम नहीं चाहते कोई स्वतंत्र बात करे। एक प्रश्न जो उन्होंने पूछा उसी के संदर्भ में पूछना चाह रही हूँ। मैं भी आज चाहती हूँ कि मुझे किसी काम में टाइम लग रहा है, मैं एआई की मदद ले लूँ, जल्दी हो जाएगा। इस प्रवृत्ति से हमारी जो क्रिएटिविटी है वो तो खत्म होगी। कह नहीं सकता। ये सारा जो एआई भी क्रिएटिविटी चीज़ है। आप हम आज कामों को मैं बड़े मेहनत से करती थी और बड़े क्रिएटिव ढंग से करती थी। जो अब मैं कभी-कभी ये करती हूँ ये एआई की मदद ले जो उसी में टिका रहेगा वो बेकार हो जाएगा। वो उससे भी आगे की सोचेगा, अब जागेगा। मतलब मेरी ये अभी पता नहीं क्या पूछना चाह रहे थे, सही है ना? हाँ जी, जोर से। हाँ और जोर से। हाँ, आगे आ जाओ। जिस दौर में आप पलाश जी जैसे, कपिलेश जी जैसे तमाम असंख्य स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे थे, वो दौर घोषित इमरजेंसी का दौर था। आज अघोषित इमरजेंसी का दौर है और हम लोग मतलब स्टूडेंट की स्थिति में हैं या उससे आगे बढ़ गए हैं, 40-42 साल उम्र हो गई है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि शायद वो दौर जो था सत्ता की ओर से दमन का, चाहे वो सरकारी विभागों पर हो, सामाजिक कार्यकर्ताओं पे हो, पत्रकारों पर हो, साहित्यकारों पे हो, वो कमतर था आज की सत्ता की अपेक्षा। तब शायद विरोध करना कुछ आसान था, कहना आसान था, आज कुछ मुश्किल हो गया है। आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि वो दौर भी देखा आपने और इस दौर को भी आप जी रहे हैं? एक ही चीज, मंथन करो, सोचो, चिंतन करो, सही है गलत है, उसके कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। आप यदि युग को देख करके तटस्थ रूप से विश्लेषण करेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। मुसीबत ये है ना, लोभ खा जाता है, मोह खा जाता है, भय खा जाता है। खुले ढंग से सोचे क्या लगता है? और ये इतना विशाल है, कुछ नहीं समझ में आता कि एक कण अणु से भी कितना है कहानी।
दिमाग काम करता रहता है। इसलिए अपने को, मैं एक बात बताऊं, देखो मैं दुनिया को नहीं संभाल सकता, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। मैं तब अपने आप को समझता हूँ ये मेरी बेटी कहे आप गलत कह रहे हैं। इतना खुलापन दो, समाज में खुलापन देंगे अपने आप विकास होगा। लेकिन सबसे बड़ी कमी नहीं, ऐसा नहीं करते। वो क्या कहेंगे, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। भले ही तुम्हारी बात सही हो, लेकिन समाज यदि उसको ठीक नहीं मानता तो उसको गोल कर जाओ। ये पिताजी कह रहे हैं, क्या करेगा बच्चा, बताइए। मतलब दिमाग को खुला रखिए, कोई भय नहीं, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं। और ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं ना, मैं कह नहीं सकता। मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा ही नहीं, लेकिन मैं सुनता हूँ, सीखता रहता हूँ। मैंने पढ़ती साहब की एक किताब का अनुवाद किया था, मेटाफिजिकल ग्रामर ऑफ फिजिकल साइंसेज। मेरा दिमाग खुल गया, साइंस समझ में आने लग गई। तो ये तो ऐसा यंत्र है जो उत्पादक है, इसको जगाइए। और अपने अलावा में अपने कर्मों का मूल्यांकन कीजिए, कल दूसरे को मत दीजिए। इसको तो सुधार सकते हो, इनको नहीं, इसको नहीं सुधार सकते। क्यों कर रहे हो मुझे पीछे? तुम तो मत करो जो मुझे लगता है। दुनिया कुछ कह रही, ठीक है, और आदमी के भीतर की इसेंस देखो। अच्छा गुरु जी, वो एक आपने पूरा पहला वाला था ना, वो द्वापर वाले पर। द्वापर? हाँ, द्वापर के बारे में जो। हाँ, मैंने कहा ना जी, मेरा सवाल ये है हाँ कि उसके अंत के क्या लक्षण थे? ऐसा है, आइए मैं बता दूं आपको। द्वापर माने दुविधा का युग, टू बी और नॉट टू बी, करना उचित है या नहीं है, ये द्वापर है। और आज भी हम द्वापर में जी रहे हैं। या दीजिए तो दीजिए, अच्छा बड़ा बड़े आनंद आया। वो कह रहे हैं ना, द्वापर के समाप्ति के या अंत के क्या लक्षण थे, कह रहे हैं। आप ऐसा देखिए ना, द्वापर शब्द पुराणों ने दिया है, और जो आपकी काल गणना है वो बड़ी गड़बड़ है। लेकिन द्वापर मेरे मन में बैठा हुआ है, करूं ना करूं, सही है गलत है। मैं यदि कर्ण को छोड़ देता हूं, कल को मुझे मार देगा, इसे मार। तो वो युग तो बदला। देखिए एक बात बताऊं, अकेले अभिमन्यु को मारना गलत है, लेकिन क्या करे, मार दिया। तो जहां नीति और अनीति दोनों का भेद मिट जाए, उसको कहते हैं द्वापर। उसका अंत पूछ रहे हो हैं? वो पूछ रहे हैं कि इसके अंत के संकेत क्या हैं इस द्वापर के? अंत हुआ कहाँ है? नहीं, जब होगा आप अंत कैसे कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, आनंद अंत और आरंभ तो पुराणों की बात है। काल अनंत है, कहीं अंत नहीं होता। जब से शुरू हुआ, हमारे जोशी जी कल डिस्कस कर रहे थे, बिग बैंग से समय शुरू हुआ है, और अंत कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं। तो ये उसका अंत और आदि मत सोचिए। आप एक बात और बताऊं, आदमी मर जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है भैया, पीछे जीन छोड़ जाता है। आपकी सरणी चलती रहती है, तो मोक्ष कहाँ से होगा? बामण जी कहेंगे मोक्ष होगा, कहाँ से होगा मोक्ष? बच्चे तो पहले ही पैदा हो गए बवाल लेकर के, मोक्ष कहाँ से होगा?
ये सनातन है बाबा, इसको कहते हैं सनातन। यदि बच्चों ने आपको छोड़ दिया वो तो मोक्ष है, बच्चों ने आपको छोड़ दिया फिर वो तो मोक्ष हो गया। वो आगे को बढ़ते चले जाएंगे ना, इधर को मिल रहा है। जीन से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये कमाल एक चीज़ कभी मेरे दिमाग में आती, कभी बाद में बताऊंगा। कभी कभी मुझे लगता है कि सारा हमारी प्रोग्रामिंग तो हमारी जीन्स में है। तो कुछ पूछना अब हो गया है। बस सर मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, आपने कहीं लिखा है कि अगर नैनीताल जैसा नगर या नैनीताल के आसपास में नहीं रहता तो मेरा शोध पूरा नहीं हो पाता। मतलब किसी के प्रति उसका धन्यवाद देखिए, है। एक बात बताऊं, मैं अपने शोध के लिए जी नैनीताल के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता था वो काम। नैनीताल ने मुझे वो माहौल दिया जिससे मैं उसको काम को कर पाया। मुझे कहाँ मिलते 1862 से लेकर के 1971 तक के नक्शे, कहाँ से मुझे मिलता इतने लखूडियार के बाद लगातार प्रचार करने का, ऑल इंडिया रेडियो से आने का, पहचान का। उस पहचान के कारण मैं कैसे बिना पैसे के गांव में घूमता। चंदलाल साजी नहीं होते तो पिट्ठू कहाँ से आते। हमारे रजिस्ट्रार साहब आरसी पंत नहीं होते, कैनन का कैमरा कहाँ से आता। कितनों का मेरे ऊपर कर्ज है मैं कह नहीं सकता। बिना पैसे के मेरे साथ घूमने वाले तमाम लोग हैं। ताकुला में कब्र को खोद करके उससे मिट्टी के बर्तन निकालने वाला मुन्ना चमार है, मैं अकेला नहीं हूँ। और बिना पैसे के गांव में भटक रहे हैं ठोबास दिलाओ, रहने की जगह देते हुए आपको पूरा स्वागत करने वाले, तैयार करने वाले लोग हैं। और हमारी आंखों में आंसू देख करके घर के भीतर से कुषाण सिक्के को ला करके हमको देने वाला नारायण सिंह कहाँ मिलेगा। और प्रताप सिंह देवड़ी विश्व जैसा मानचित्रकार जहाँ मिलेगा। बिना पैसा लिए आपके बड़ी डिटेल शीट बना रहा है। मेरा अकेला काम नहीं है, मैंने सब लिखा है, सारे लोग हैं, अकेला नहीं होता। सर अगर थक भी गए होंगे आप तो मैं चाहता हूं कि शेखर दा के वक्तव्य के साथ हाँ बिल्कुल, वो बहुत बात बढ़िया। संपन्न होनी चाहिए। अंगदान किया है ना। अच्छा एक सवाल था मेरा। हाँ बोलिए बोलिए। क्या आप गुरुजी मैं आपका विद्यार्थी रहा सन 72, 73, 74 में हाँ। नैनीताल में। तो आप हमें हिंदी पढ़ाते थे, मुझे आपका वो पूरा श्रृंगार बता रस दो। याद है। वो जो आप श्रृंगार रस पढ़ाते थे, मैं कर दूंगा। बोलिए। हाँ हाँ हिंदी नहीं पढ़ाते थे, बहुत सब हैं? पढ़ाते थे। मुझे आपने हिंदी पढ़ाई है हाँ, हाँ। 72, 74 में नैनीताल में। और उन दिनों आप हिंदी में श्रृंगार रस पढ़ाते थे जो है। लेकिन मैं तो फिर मेडिकल कॉलेज में चला गया हाँ हाँ और मेरा फील्ड दूसरा हो गया। अब वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद मैंने एक अभियान शुरू किया है रक्तदान से अंगदान की ओर। पहले मैं लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करता था, आज मैं समझता हूँ कि अंगदान भी हमारे लिए जरूरी है। बहुत जरूरी है। मुझे पता लगा कि आपने भी अंगदान किया हुआ है, कहीं फेसबुक में आपने मुझे लिखा था कि ये मैं पूछना आपसे चाहूँगा कि आपको ये अंगदान की प्रेरणा कहाँ से मिली और ये अंगदान के प्रति आपका क्या क्या नज़रिया है। जो चीज़ बेकार हो गई है, यदि किसी को जीवन दे देती क्या बुराई है। अंगदान तो करना ही चाहिए, देहदान भी करना चाहिए। मैंने तो वसीयत में लिख दिया है कि मेरा दाह संस्कार न किया जाए, उसको किसी मेडिकल कॉलेज में दे दिया जाए ताकि बच्चे शोध कर सकें। मैंने ये भी लिखा है कि मेरा कोई क्रियाकर्म न किया जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ क्रियाकर्म कुछ है नहीं। वो तो उसके बदले किसी मेधावी छात्र को उसके बराबर की राशि दे दी जाए। मैं तो अजन्मा हूँ, मैं मरता कहाँ हूँ। मैं माने आत्मा,
अब ये सब धंधा लगा रखा है कि भाई ये करो वो करो, कुछ नहीं है, ये केवल ठगपंथी है। इसलिए सबसे बढ़िया ये है कि हम दे जाएं, आगे अगले लोगों को जीवन दे दें, अगले को सुविधाएं दे दें। मेरा ये मानना है। तो हेम, हिमांशु, दयाल और पूरी टीम हमारी, मतलब ये इन दिनों सर इस तरह के कार्यक्रम कर रही है जो हम सब के लिए, नई छाण के लोगों के लिए भी रास्ते खोल रही है। उनको भी हम धन्यवाद देंगे और उनको आशीर्वाद देने के लिए प्रोफेसर ये तो हर एक को संकल्प लेना चाहिए सर। 2 शब्द सर। भाई वैसे भी तो तुम जला करके कूड़ा करोगे और 10-12 पेड़ और जला जाओगे, इससे तो करो। तो मैं तो भाई लिखता एक ढंग में हूँ और बोलना मेरे, और मुझे सबसे अच्छे हमारे प्रभात उपरी लगता। वाह। प्रभात मुझे सबसे मैं तो कहीं इधर उधर घूम रहा था और संयोग, और मैं अपने हमारी जो टीम है उससे हमारा रिस्की वगैरह से मेरा वो हो रहा था। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है, उन सब लोगों को अगर इसमें ला सको जिनके बनने में इस शिक्षक का बड़ा योगदान रहा। और यहाँ हम सब का और मेरा विशेष रूप से सौभाग्य रहा कि उन लोगों को हमें सुनने का मौका मिला जिनके बनने में त्रिपाठी जी का बहुत गहरा योगदान रहा। मेरे लिए इसलिए भी है कि मेरे आ सकने की संभावना नहीं थी, ये सुन सकने का सौभाग्य नहीं मिलने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं 2 दिन पहले आ गया यहाँ और आज फिर हम यहाँ इसको सुनने को पहुँच गए। तो एक शिक्षक जो अपने इसेंशियल्स में सुधार्थी है और अनेक बार उसका जो शिक्षक है उसके सुधार्थी में धक्का मारता है, और अनेक बार उसका जो शोधार्थी है वो उसके शिक्षक को ऊंचा उठाता है। तो मैं ये 2 ही चीज़ त्रिपाठी जी में देखता हूँ, चलना, यात्रा करना, ये सब उसी के हिस्से हैं। पढ़ना, बहस करना भी उसी के हिस्से हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम अपनी बातें या कोई सोच अपने विद्यार्थियों में ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ये बहुत कठिन होता है। त्रिपाठी जी ने तो आपने प्रत्यक्ष देखा, अभी पवन राकेश को बोलने का मौका नहीं मिला उस तरीके से, कपिलेश ने वो अपना कपिलेश भोज को, और भी इनके विद्यार्थी बहुत सारे हैं, और हेमंत भी उनका सहयोगी भी रहा, विद्यार्थी भी रहा। तो हर एक को अपनी प्रतिभा को एक तरीके से फैलाने में त्रिपाठी जी ने योगदान दिया। मैं भी उनको शिक्षक के ही तरीके से देखता हूँ और एक तरीके से इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मैं अंग्रेज़ों से लेके आज तक के सभी इतिहासकारों को उस क्रम में देखता हूँ। हर ने अपनी पीढ़ी में अपने तरीके से योगदान दिया। उसकी बहुत खामियां खोजी जा सकती हैं। मैं तो शिव प्रसाद डबराल में भी बहुत खामियां खोजता हूँ, उनसे बहुत दोस्ती थी, बहुत सीखा उनसे। उनका अभिनंदन भी हम लोगों ने बहुत भव्य वहाँ कोटद्वार में किया था, लेकिन बात उनसे होती थी और ये बड़प्पन उनमें था कि वो बहुत सारे शॉर्टकट्स जो उनके अपने इतिहास में किए थे उनको मानते थे और उनकी सीमाएं थी। एक इंटरमीडिएट का प्रधानाचार्य इतने कम साधनों में अपनी छुट्टियों का इस्तेमाल करते हुए 14 वॉल्यूम इतिहास के लिए किया। अब उसमें दोहराव होगा, बिखराव होगा, रिपीटेशन होगा, उसको छोड़ दो। उसमें जो असली अर्क है कुछ लोगों के लिए छोड़ने के लिए और कुछ लोगों के लिए समझदारी के लिए, उसमें जाओ। अगर आप ट्रेल से लेके जो हमारा एक तरीके से पहला, वैसे तो क्रोनोलॉजिकली दूसरा था, ट्रेल से लेके यहाँ एटकिंसन होते हुए जो हमारे जिला गजेटियर वाले थे, उन्होंने भी अपने तरीके से इतिहास को संकलित करने की कोशिश की। उसको उनसे गजेटियर में एनालिटिकल इतिहास की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो भी उस समय तक उपलब्ध था उसको अपने तरीके से रखने का प्रयास किया। और उसी दौर में आर्कियोलॉजी विभाग बना, उसी दौर में ताम्रपत्रों का संरक्षण होने लगा। कुछ जगहों में खुदाई हुई, जहाँ हुएनसांग आया था वहाँ खुदाई हुई 1920-22 में, यानी कि इंडस वैली सभ्यता के दौर में हमारे यहाँ खुदाई शुरू हो गई थी, लेकिन बहुत इनिशियल हुई। फिर अगर आप फिर हमारे इतिहासकारों में आ जाएं, हमारे उत्तराखंड के या भारत में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी कपिलेश ने कौशाम्बी का जिक्र किया था, तो उतना समय अभी नहीं है।
फिर कभी इस तरीके का मौका आ सकता है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में अगर सिमट जाएं तो जीडी उप्रेती जी ने पहली बार हमारे प्रोवर्ब्स और फोकलोर को जमा करके 1896 में एक अनोखा काम किया। वो अधिकारी थे, शिक्षक नहीं थे, लेकिन वो किताब अभी रिप्रिंट हुई है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ने उसको रिप्रिंट किया है। वह हमारे सोशल कॉन्ट्राडिक्शंस ताने-बाने को बहुत उजागर करती है। उन कहावतों से, हर कहावत से कोई ऐतिहासिक तथ्य पता होता है, लेकिन लोग बाग कहावत की तरह उसको देखते हैं। वो ऐतिहासिक सामग्री है जो इतिहास लिखने में इस्तेमाल हो सकती है। फिर ज़रा आगे आते हैं तो हमारे अपने लोग लिखना शुरू करते हैं। गढ़वाल का इतिहास हमारे उस समय परवार साहब ने लिखा था, तो वो 1919 में वो छप गया था। 100 साल से ज़्यादा उसको हो गया। हमने पहाड़ ने उसको रिप्रिंट किया था। तो उसने एक तरीके से जो अंग्रेज़ों ने जो इतिहास लिखा था उसमें अपनी जानकारी जोड़ते हुए एक संशोधित इतिहास हमारे यहाँ प्रस्तुत किया। ये बहुत आज से 100 करीबन 5-7 साल पहले की बात है। फिर जरा सी और आगे आए तो स्वतंत्रता संग्राम ने भी एक बहुत बड़ा दबाव पैदा किया कि हम अपने इतिहास को जाएं। उसमें क्रिटिकलिटी नहीं थी, लेकिन एकदम से कूटमंडूकता भी नहीं थी। उसमें ऐसा था कि खोजने का भाव था, है हमारा अतीत या हमारा स्थानीय अतीत किस तरीके का है। तो उस समय एक तिवाड़ी जी थे, उन्होंने भी एक इतिहास लिखा कुमाऊँ वाला, छोटा सा। उस पर विवाद भी हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे इतिहास को ये लिखना शुरू करता है वो जाति में चला जाता है, वो मनुष्य में नहीं जाता है। तो फिर वो जातियों का इतिहास हो जाता है। स्वाभाविक है कि जो लिख रहा है वो ऊपर की जातियाँ उसमें प्रभावी हो जाती हैं और बाकी समाज उसमें पीछे हो जाता है। और कभी कभी ये होता है कि कुमाऊँ गढ़वाल के चक्कर में जितने और अंचल हैं हमारे, वह कभी अभिव्यक्ति नहीं पा पाते इतिहास में। अब उसके बाद जरा सी और आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हमारे यहाँ आगे प्रखर होता है। आगे आते हैं तो गढ़वाल में मज़ेदार बात है कि ब्रिटिश गढ़वाल में तो ये अंग्रेजी की किताब आ गई है परमार की, लेकिन टिहरी रियासत में पहली बार जो वहाँ वो दीवान है रतूड़ी, वो 1-2 किताबें देते हैं। अब उनकी गढ़वाल का इतिहास की तो चर्चा होती है, रिप्रिंट भी हो गई। एक गढ़वाल के बारे में एक गजेटियर नुमा भी उनका छोटा सा था, उसकी भी चर्चा होती है। लेकिन एक उनकी और किताब है जिसकी चर्चा नहीं होती है, वह नरेंद्र राजवंश करके है, नरेंद्र हिंदू लॉ करके है। तो उन्होंने पहली बार ये किया कि जो हमारे यहाँ इसको बंद कर दे जरा दे, जो हमारे यहाँ वो हैं एक तरीके से लॉ हैं, सोशल, फैमिली, उत्तराधिकार की, स्त्री पुरुष के, बच्चों के, या बहुविवाह, बहुपतित्व के, उन सबको अंग्रेजों ने भी डॉक्यूमेंट किया था। जैसे पन्नालाल ने हमारे यहाँ किया, गढ़वाल में भी कुछ लोगों ने किया। लेकिन जो ये नरेंद्र हिंदू लॉ था, ये पहली बार जो हिंदुस्तानी लॉ था पुराना याज्ञवल्क्य से लेके यहाँ तक का, उसको टिहरी गढ़वाल रियासत के संदर्भ में करने का प्रयास उन्होंने उस ज़माने में किया। तो वो भी एक तरीके से दिखाता है कि जिनका प्रभुत्व है वो किसी तरीके से उसी हिस्से को इतिहास के लेना चाहते हैं जिसमें वो डोमिनेंट बने रहे, वो प्रभावशाली बने रहे। फिर और आगे आते हैं तो बद्रीदत्त पांडे जी ने एक इतिहास लिखा, कुमाऊँ का इतिहास, बहुत दिनों तक चलता है, आज भी वो चला। और उन्होंने अपने बढ़प्पन के साथ, क्योंकि वो संग्रामी थे और जरा सी लड़ाकू थे, उन्होंने उस किताब में साफ लिख दिया ये इतिहास नहीं है। उसकी भूमिका हमारे यहाँ बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते ही कहाँ हैं। उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि ये इतिहास न होकर के ऑल अबाउट कुमाऊँ है, ब्रिटिश कुमाऊँ। बहुत साफ लिखा उन्होंने। एक तरीके से वो कंपाइलेशन था जिसमें एटकिंसन के गजेटियर से लेके डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स का इस्तेमाल करने के अलावा उन्होंने और सामग्री भी, जैसे रुद्रदत्त पंत की सामग्री, जैसे नैन सिंह रावत की डायरी, जैसे कुछ और, उनका इस्तेमाल किया। उस बीच जो कुछ और चीज़ें आ गई जैसे ताम्रपत्र, उनका इस्तेमाल किया। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ता रहा। कुछ किताबें आई, कुछ अंग्रेजों ने भी लिखी, जैसे होली हिमालय, वो अल्मोड़े के पादरी थे, उन्होंने लिखी, हिमालयन फोकलोर लिखी। ये सब आज़ादी से पहले का काम हो गया। आज़ादी के बाद मुश्किल रही कि हमारे पास कुछ था नहीं यहाँ कॉलेज वगैरह, कोई बरेली जा रहा है, कोई आगरा जा रहा है। देहरादून में तो फिर भी आर्य समाजी कॉलेज खुल गए थे। इंटरमीडिएट के बाद हम लोगों को जाना पड़ता था। वो जो बाहर जो भी जाते थे सौभाग्यशाली, वो उनमें से बहुत सारे लोग खिले, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा। और कोई BHU गया, कोई काशी विद्यापीठ गया, कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी गया, कोई आपके बाहर भी गए, जैसे हमारे यहाँ लाहौर भी पढ़ने के लिए जाते थे। गढ़वाल से तो बहुत सारे लोग लाहौर गए। सुंदरलाल बगुना जी ने लाहौर से BA किया था। तो उस दौर में हमारे इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे
एक जना साथ चले जाए यहाँ। जैसे नित्यानंद मिश्र जी इलाहाबाद में पढ़ते थे तो उन्होंने हमारे यहाँ फोकलोर पर काम किया। उन्होंने मालोशाही का एक तरीके से पहला अनुवाद जो है उन्होंने किया, नित्यानंद मिश्र। उनके एक बेटे अभी जनरल हैं, अब नहीं है कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके से गढ़वाल में बहुत सारे लोगों ने उस पर काम किया। फिर एक हमारे नेगी जी थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बहुत शोध कराए। के थपलियाल से लखनऊ यूनिवर्सिटी में उन्होंने कराए। तो इस तरीके से अलग अलग हिस्से सामने आते रहे। हमारे यहाँ कुमाऊँ और गढ़वाल यूनिवर्सिटी जब बनी उसके बाद अभी जो भी हाल हो, अब मैं उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में हूँ नहीं, जानता भी नहीं हूँ ज़्यादा। लेकिन जब हमारे कुमाऊँ गढ़वाल विश्वविद्यालय आए तो बहुत उत्साह से बहुत सारी चीज़ें हुई और कुछ विषयों में बहुत अच्छे काम किए गए। इस तरीके का कॉपी पेस्ट वाला कल्चर नहीं था तब, और वाकई थीसिस या एमए की थीसिस भी बहुत अच्छे तरीके से करते थे। और उस ज़माने में रचनात्मक शिक्षकों का प्रतिशत ज़्यादा था, जो आज बहुत सारे कारणों से एक तरीके से बिखर गया है। तो ये इतिहास लेखन की ही नहीं बात है, ये लगभग हर विषय की बात है। गहराई में जाने से लोग कतराते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि गहराई का तो कोई अर्थ है ही नहीं, मेरे करियर में तो उस गहराई का कोई असर होना नहीं है, उसको तो कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा ना। जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी हैसियत का इस्तेमाल होता है। अब कोई प्रोफेसर रजिस्ट्रार बनना चाहे, इससे ज़्यादा आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पढ़ने लिखने का स्तर कहाँ चला गया है। कभी भी रजिस्ट्रार के लिए कोई प्रोफेसर, कभी कोई लेक्चरर तक उस तरफ देखता नहीं था, उसको बाबू मानता था, उसको मैनेजमेंट का हिस्सा मानता था। लेकिन आज़ादी के बाद जो ये पीढ़ी आई जिसमें सबसे पहले शिव प्रसाद डबराल आए, शूरवीर सिंह पवार आए, नित्यानंद मिश्र आए, डी शर्मा आए, जो बाद की पीढ़ी के भी कॉमन रहे। उसके बाद एक दो लोग और आए जैसे यमुनादत्त वैष्णव अशोक, हमारी शाकंभरी द्विवेदी जो मेरी भी टीचर रही, उनकी भी कुछ लेख उनके बड़े महत्वपूर्ण हैं उत्तराखंड के संदर्भ में। फिर मदन चंद भट्ट जी की पीढ़ी आई, प्रयाग जोशी की पीढ़ी आई, और ताराचंद त्रिपाठी की पीढ़ी आई। और ऐसा नहीं था कि जो हम नैनीताल का सर्कल है वहीं आई, ये देहरादून में भी ऐसी बात हुई, इलाहाबाद लखनऊ में भी हुई, दिल्ली में भी हुई, और इधर श्रीनगर वगैरह में भी हुई। यशवंत सिंह कटोच उस दौर में आए, नैथानी जी आए हमारे जो श्रीनगर में थे। फिर के.पी. नौटियाल आए, जिनकी किताब 69 में छप गई थी, आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊँ इंक्लूडिंग देहरादून। कुमाऊँ उसका कुमाऊँ डिवीज़न नहीं था, वो कुमाऊँ डिवीज़न जो उस ज़माने का था दैट इंक्लूड्स पौड़ी गढ़वाल। टिहरी रियासत अलग थी और देहरादून बाद में फिर इसमें आया। और बहुत सालों तक जो 4 ज़िले थे वो कुमाऊँ रहे। ये 3 ज़िले तो ये कुमाऊँ, गढ़वाल और अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल हो गया। चौथा ज़िला उसमें टिहरी जुड़ गया। तो 49 में टिहरी जुड़ा, और 60 में जब हमारे 3 ज़िले बने बॉर्डर के, तब तक ये 4 ही ज़िले हमारे यहाँ रहे। तो फिर नए गजेटियर बने। हालांकि उत्तराखंड में 25 सालों में कोई सिंगल गजेटियर नहीं बना हमारे, लेकिन 1960 में जब पिथौरागढ़ ज़िला बना, चमोली ज़िला बना, उत्तरकाशी ज़िला बना, तो पहले गजेटियर प्रकाशित हुए उसके। वो कभी अपडेट नहीं हुए फिर, लेकिन उस समय बने। यूपी के ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बाकायदा स्वतंत्रता सेनानियों की पूरी लिस्टिंग हुई जब 25 साल हमारे उसको हुए। तो इस तरीके से कुछ काम बढ़ते रहे। तो जो ये हमारी अग्रज पीढ़ी रही, जिसमें मैंने इनके नाम बताए बहुत सारे लोगों के, तो इन लोगों ने अपनी साधन, अपनी समय, उसका अधिकतम उपयोग करते हुए इतिहास के बहुत सारे फील्ड में बड़ा गहरा काम किया। फोकलोर में इन लोगों ने काम किया। अब आज मैं जैसे बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ज़रा सी एक टेप अगर ले जाते, एक कैमरे का इस्तेमाल करते, तो हमारे पास बड़ा डॉक्यूमेंट होता। क्योंकि फोकलोर जो है वो लिखने का नहीं है, वो सुनने का है। इट इज़ मोर फॉर ऑडियल पर, यानी कि वो जिसको कहेंगे कि वो श्रुति है, वो प्रिंटेड शब्द नहीं है। प्रिंटेड होना चाहिए उसका रूप। तो आप कल्पना करो कि जो प्रयाग जोशी ने, या राम सिंह जी का नाम मैं भूल गया, जैसे राम सिंह जी ने ताम्रपत्र जमा किए, तो वो फोकलोर अगर हमारे पास, चलो वो उसमें नहीं होता, वीडियो में नहीं होता, लेकिन अगर ऑडियो में भी उसकी आवाज़ होती तो वो एक और बड़ा हमें बताता। क्योंकि उसको हम अभी नहीं कर सकते ना। 50 साल पहले कोई चीज़ हो चुकी होती तो एक बहुत बड़ी थात हमारे पास होती, जिसमें हम चूक गए। और उसमें इंस्टीट्यूशनल बहाने हैं, लोग बाग उस समय कोई समझ नहीं पाया। जैसे ब्रजेंद्र लाल शाह जी उस समय बहुत बड़े कल्चरल अधिकारी थे, तो उन्होंने बहुत बड़ा फोकलोर मुंशियारी में रह के, पूरे गढ़वाल की यात्रा करके, उधर की यात्रा करके बहुत बड़ा फोकलोर जमा किया उन्होंने। लेकिन वो फिर उसका एसिमिलेशन नहीं हो पाया। उसमें से बहुत सारे सामान का डिजिटाइजेशन नहीं हो पाया, जो आज बड़ी सरलता से हो जाता है। आज तो आप जो फ़ोटो खींचते हैं वो डिजिटाइज हो जाती है। अब जब टेक्नोलॉजी इतनी बड़े फॉर्म में पहुंच गई, अगर ये टेक्नोलॉजी इस पीढ़ी को, मेरे से पहले की पीढ़ी को,
हमें भी शुरू में ये सब चीज़ें नहीं उपलब्ध थी, तो मिल गई होती तो हमारे पास एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल सोर्सेज का खजाना होता, जिसको फिर हम इतिहास लेखन में इस्तेमाल करते। अब हमारे यहाँ इतिहास लेखन ये हुआ कि बिना सोर्स के हम इतिहास लेखन करते रहे और हवा में तीर मारते रहे बहुत बड़ी सीमा तक। लेकिन ये वाली जो हमारे से पहले की पीढ़ी है, उसने पहली बार यथार्थ में उतरे वो लोग, और उन्होंने ये देखा कि अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से है या न्यूमिस्टिमेटिक एविडेंस से है या ये टेम्पल वाला या फोर्ट वाला आर्किटेक्चरल है, नौले हैं, बाबड़ियाँ हैं, इन सब के आधार पर जो होता है किसी ने उसको पकड़ा है। किसी ने टेम्पल आर्किटेक्चर पर काम किया, किसी ने कॉइन्स पर काम किया। MP जोशी जी की कॉइन्स पर बहुत 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 बेहतरीन किताब है, कुणिंदों पर। यमुनादत्त वैष्णव अशोक ने खसों पर एक कसाइट जात के परिपक्ष में लिखा, क्योंकि यूरोप के इतिहास में कसाइटों पर बहुत बड़ा काम है। तो ये इस पीढ़ी ने फिर एक एक फील्ड लेके बहुत अच्छा काम किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी कुछ किया, लेकिन वो फिर बाद में उसका उस तरीके से बहुत विस्तार से नहीं कर पाए वो लोग। अभी भी बहुत सारी जगह हैं जिनको त्रिपाठी जी ने, बंदिचरण भट्ट ने और DP अग्रवाल ने, अभी मरणासन ने है अभी DP अग्रवाल, जिन्होंने पहली बार हमारे यहाँ कार्बन डेटिंग का कल्चर शुरू किया। पहली बार उन्होंने ये जो हमारी गुफाएं हैं उनका जो रेजिड्यू है उसकी कार्बन डेटिंग कराई। तब DNA का आविष्कार नहीं हुआ था। आज DNA का आविष्कार हो गया, तो आपको आश्चर्य होगा कि रूपकुंड की जो हड्डियाँ मिली उनका DNA हुआ तो 1000 साल उसकी उम्र निकल आई परफेक्टली। वैसे DNA से बदनाम तो नारायण दत्त तिवारी हुए, लेकिन इतिहास में सबसे बड़ा योगदान उसने ये दिया कि जो डेट है, जो क्रोनोलॉजी है, उसको डिटरमाइन करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हम राजजात की जो हादसा हुआ, जो रूपकुंड के डेड बॉडीज मिलते हैं, उनकी पूरी की ओले भी बहुत बड़े पड़े थे करके भी पता चल गया, क्योंकि वो जो कुली वर्ग था उनके सिर में बहुत बड़े हिट थे, जो सिर मुड़ाते ही ओले गिरे वाली बात है, वो वहीं सबसे प्रत्यक्ष शायद वो हुई होगी। तो अभी बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी यह है कि यूनिवर्सिटीज़ में जान नहीं, और हमारे एजुकेशन में उस तरीके का एक प्रभोग करने की बात होती ना, उस तरीके की पद्धति नहीं। जैसे हम सोचते थे कि त्रिपाठी जी की जो पीढ़ी है उनके द्वारा जो पुश दिया गया है वो अगले उसमें ज़्यादा फूल खिलेंगे, ज़्यादा क्रिएटिविटी आएगी। वो मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गई, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि रुक गई, स्लो हो गई। कुमाऊँ गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जो प्रारंभिक सालों में जो बहुत सारे काम किए वो बहुत स्लो हो गए, और PhD की अनिवार्यता ने भी इसको बड़ा नष्ट किया हो। पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे लोग, और एक तरीके से वो नौकरी वाली बात होगी। ये तो मैं मानता हूँ कि हर हिंदी साहित्य पढ़ाने वाला व्यक्ति साहित्यकार नहीं हो सकता है, हर विज्ञान पढ़ाने वाला व्यक्ति बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट या वो नहीं हो सकता है। वो अच्छा टीचर बना रहे अपने विषय का, यही अब कम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग फिर उस डिसिप्लिन को आगे बढ़ाते हैं, 100 में 1, 200 में 1 कोई आ जाता है। तो इस पीढ़ी में ज़रा वो है। तो अभी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इतिहास के संदर्भ में तो यह है कि सोर्स मटेरियल को किस तरीके से हम नष्ट होने से बचाएं। पुरातत्व हो, स्थापत्य हो, कॉइन्स हों, ताम्रपत्र हों, बहियाँ हों, पुराने लेख हों, दसार हों, पुरानी जन्म कुंडलियाँ हों, क्योंकि वो एक आर्ट फॉर्म है। जन्म कुंडलियों हमारी तो अब जन्म कुंडली नहीं बनती है, पुरानी जन्म कुंडलियाँ देखेंगे तो पूरा डिज़ाइनिंग होती थी, और उसका जो मेजरमेंट का तरीका है, उसका जो क्या बोलते हैं, उसमें जो रेशियो आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट है। वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ज्योमेट्रिकली बना है, फूल पत्तियाँ उसमें पूरी की हैं, शब्दावली बहुत, कैलियोग्राफी जिसको कहते हैं, वो बहुत ही डेवलप्ड। पुराने हम जो कॉपियाँ बनाते थे गीता की और ग्रंथों की, वो बहुत अच्छी उसमें एक तरीके से बनती हैं। तो अभी की चुनौती जो त्रिपाठी जी से हम सीख सकते हैं, त्रिपाठी जी को याद है कि नहीं है, मेरी पहली मुलाकात ही उनसे यात्राओं में हुई थी। वो भी भटक रहे थे, मैं भी भटक रहा था, हमारा दल भी भटक रहा था। मैं कुली बेगार के संदर्भ में भटक रहा था, आप पुरातत्व। तब तक मेरी पहचान नहीं थी, और मैं नैनीताल में तो ज़रूर था, और 75-76 सन था, और ये निरंजन भट्ट के साथ भटक रहे थे। निरंजन भट्ट मशरूम चित्रंजन भट्ट के साथ। चित्रंजन भट्ट बाद में फिर जापान गया, उत्तराखंड शिवालिक में उनको जो अपना सुखदेव पांडे जी थे, उन्होंने बड़ी फेलोशिप दी उनको, और उनका मशरूम में बड़ा काम था। उनके 2 बेटे अभी जापान में हैं, बड़ा रेस्टोरेंट चलाते। तो ये वहाँ मेरी मुलाकात हुई। तो स्वाभाविक था कि कोई आदमी भटकते हुए इंटरमीडिएट में पढ़ा रहे हैं और बच्चों को छोड़ छाड़ के जो है अपना निकले हुए हैं। अब मेरी शायद तब शादी नहीं हुई थी, तो मैं एक तरीके से ज़्यादा सक्षम था उसमें, और मेरे को PhD भी करनी थी अपनी। तो वहाँ मिले मुझे पहली बार। फिर उसके बाद लगातार संपर्क रहा मेरा, और जब भी कोई चीज़, कोई जैसे ताम्रपत्र आएगा, मैं ये इसी पीढ़ी के लोगों को भेजता था, आप पढ़िए। एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भी भेज देता था, ताकि वो सही पाठ आ जाए उसका, हम बता सकें लोगों को ना। और एक बार कोई फैक्ट डिस्टॉर्ट हो गया तो फिर बहुत डेंजरस होता है, फिर एवरीबडी फॉलोज इट।
तो त्रिपाठी जी ने फोकलोर के लिए भी हम लोगों को प्रेरित किया, ऐतिहासिक सामग्री के लिए भी बहुत प्रेरित किया, लिखने के लिए भी बहुत किया। और जो सबसे बड़ा था कि उनके जो गुरु थे वो एक इतिहास वाला था, एक साहित्य वाला था। उनके और बैकग्राउंड में मत जाइए। सवाल ये है कि एक टीचर आप में क्या ट्रांसप्लांट कर पाता है, नहीं, आपको कितना बिगाड़ जाता है, मैं ये और अच्छे तरीके से कहूँ तो। और वो दोनों शिक्षक इनको बिगाड़ गए। तो इनके यहाँ इतिहास और साहित्य का एक तरीके से संगमफन था। वो दोनों अलग अलग डिसिप्लिन भी हैं, लेकिन बहुत बार वो जुड़ जाते हैं। तो कहानी लिखने के रुकने की कीमत पर उन्होंने एक तरीके से इतिहास में किया। आप बहुतों को पता नहीं होगा, वो कहाँ गया, डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी ने, आपको बहुतों को पता भी होगा शायद, डीडी कौशाम्बी मैथमेटिशियन थे इसेंशियली, और TIFR में थे, और वहाँ से यूरोप, वहाँ अमेरिका से पढ़ के आए थे, प्रिंसटन से, या वो दूसरी हार्वर्ड से पढ़ के आए थे। अब जब वो आए तो हमारे बहुत सारे इतिहासकार सोचते हैं ये डीडी कौशाम्बी कोई और है, वो वहाँ वाला अलग है। मैथमेटिशियन सोचते थे वो अलग होगा, क्योंकि दो कैसे हो सकते हैं। फिर इतिहास में उन्होंने बुनियादी किताबें लिखी। तो उनकी एक किताब है डीडी कौशाम्बी की, उसका नाम है एग्जेस्पिरेटिंग एसेज। उसमें डीडी कौशाम्बी की, उसमें एक कहानी भी है, उसका नाम है, मैं अभी तक याद करता हूँ, कानपुर रोड। तो इनकी कहानी का जब याद आया तो मुझे एकदम से डीडी कौशाम्बी की कहानी याद है। यानी कि जो क्रिएटिव होते हैं। अभी एक और मज़ेदार बात हुई है, वो मज़ेदार बात ये हुई है, जॉन ड्रेज हमारे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आपने सुना होगा ना, जो अमर्त्य सेन के साथ जो उनके को ऑथर रहे, और तो नोबेल प्राइज़ मिलने लायक व्यक्ति, समर्पित लोगों के लिए। उनके वो कहीं मुरादाबाद में 3 साल फील्ड वर्क के लिए रहे कि यहाँ जो कंपोजिट मिक्सिंग है और कंपोजिट कॉन्फ्लिक्ट है मुरादाबाद में, उसको समझने के लिए। तो उस पर आधारित उनकी एक उपन्यास आया है अभी इसी हाँ, उसका नाम है अदर साइड ऑफ द रोड, या सड़क पार, ऐसे किस्म का नाम है। हिंदी अनुवाद आ गया उसका, पहले फ्रेंच में छपी, अंग्रेजी। तो अब उससे लगता है कि इकोनॉमिस्ट है आदमी, और यहाँ आ गया। आपने बीच में अमर्त्य सेन का इंटरव्यू पढ़ा होगा, उसने मेरी पहली लैंग्वेज तो बंगला से भी पहले संस्कृत पढ़ने लगा था मैं, और अंग्रेजी तो मेरी तीसरी लैंग्वेज है, कहा उसने। बस इतना ही है, मैं हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, ये कहा। तो ये उस ज़माने के जो भी अलग अलग फील्ड के लोग थे वो बहुआयामी थी। वो उनके बहुआयामी होने से क्या था कि जो उनका पर्टिकुलर डिसिप्लिन था उसको एकदम से जगमगाने का, खिलने का मौका मिल जाता था। तो त्रिपाठी जी के जो साहित्यिक, जो इनकी एक लिटरेरी जो इनका क्रिटिक था, वह इतिहासकार को बार बार तमीज़ सिखाता था, जरा रास्ते में चलो, भटको नहीं वगैरह। और ये उसके मालूम में भी है कि जिसको इतिहास बोध नहीं होगा वो फिर साहित्य में भी उसका मुश्किल होता है। जैसे मैं अभी समय भी नहीं है और मौका भी नहीं है, हमारे उत्तराखंड के जीवन, हमारे इतने बेहतरीन साहित्यकार हमारे यहाँ से हुए हैं उत्तराखंड से, कहानीकार, उपन्यासकार, कवि, गद्य, ट्रैवल बुक, फलाना ये वो सब, हिंदी अंग्रेजी वगैरह सब में। लेकिन फिर भी आप में से बहुतों को लगता होगा कि उत्तराखंड के जीवन के बहुत सारे ऐसे यथार्थ हैं जिनको हमारा कोई साहित्य प्रस्तुति नहीं कर पाया। हमारे पास ये जो नंदकिशोर हटवाल की एक कहानी से पहले पश्चारक ऊपर कोई कहानी नहीं थी। नेत्र सिंह रावत को हम चिढ़ाते थे कि तुम पत्थर और पानी तो लिख दोगे, लेकिन तुम्हें एक भूटिया समाज कैसे यहाँ से तिब्बत जाता था, उस पर हमारे पास कोई साहित्य नहीं है। कल्पना करो एक उपन्यास उस पर हो सकता था। तो उसका बड़ा कारण है कि समाज के उन हिस्सों तक लिटरेसी गई नहीं। लेकिन इतिहास बोध हमारे समाज के लोगों में था। जैसे जोहार वालों ने उस ज़माने में जोहार का इतिहास लिखा, नैन सिंह रावत की डायरियाँ पूरी अपने स्थानीय इतिहास से भरी पड़ी हैं, और हमारे बैलेट्स में हैं, उसमें है बहुत है। तो त्रिपाठी जी का 50वें साल में यहाँ इस तरीके से आना, हम लोगों को संबोधित करना, हम लोगों के एक तरीके से सौभाग्य की तरह है। जैसे पिछली बार और हमारे साथियों के आयोजन भी आपने किए, मैंने मिस किया उनको, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इतनी देर तक हम सब बैठे हुए हैं, कोई बोरी होने से तैयार ही नहीं हो रहा है, मेरे तक को झेल रहे हैं। तो मैं 50वें साल में त्रिपाठी जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपना जो बिगड़ेलपन है वो बनाए रखें, क्योंकि सृजनशीलता खाली एक स्ट्रेट लाइन होती नहीं है, सृजनशीलता में बहुत टेढ़ा मेढ़ापन होता है। आप हमारे प्रभात को देख लो, कितनी डायमेंशन उनके व्यक्तित्व के हैं।
अब हमारा समाज ऐसा है वो अपने आप को पढ़ता ही नहीं है। साहित्य में से लेके कहाँ कोई डिसिप्लिन ऐसा नहीं जिस तरफ वो नहीं जाते हों। तो कुछ हमारा समाज का भी दुर्भाग्य है, अपने हीरों को हम लोग पहचानते नहीं हैं। ये एक विडम्बना बहुत बड़ी है, विडम्बना है। हम बीरेन डंगवाल को नहीं पहचाने, हम मंगलेश डबराल को नहीं पहचाने, और तो और हम गोविंद पंत को नहीं पहचाने। मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्रामेटिस्ट की, नाटककार की बात कर रहा हूँ जो नैनीताल में रहते। कबूतरी देवी को हमने तब पहचाना जब वो चली गई। तो ये इतिहास बोध से अभी हम लैस नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है, और इतिहास पढ़ने वाले भी नहीं हैं। अब इतिहास बोध से तो हर एक को लैस होना चाहिए। जैसे इतिहास में हमारे यहाँ अभी क्योंकि ज़्यादा सवर्ण और ज़्यादा ब्राह्मण लोगों ने इतिहास लिखा है, उनका जो मानस है एक और बहुत व्यापक है और एक और अपनी सोसाइटी के संदर्भ में बहुत नैरो है। दलितों की तरफ हमारी कभी उदार नज़र नहीं गई, और जो मध्यकाल में मुस्लिम आए, तिब्बत से हमारे बहुत सारे लोग आए, उनकी तरफ उनका इतिहास भी हमारे यहाँ छूट दिखा गया। अब आप देख रहे हैं कि हमारे समाज के उन हिस्सों में जो अभी तक बोल नहीं पाए थे, जो ओरलिटी में बह रहे थे, उनके बच्चे पढ़ लिख करके आ रहे हैं। आप देखेंगे कि एक ज़बरदस्त साहित्य उनके माध्यम से आने वाला है। अगले 10-15 सालों में बहुत बेहतरीन साहित्य आएगा, क्योंकि एक दलित के जीवन को कितना ही संवेदनशील हो शैलेश पटियानी या शेखर जोशी या मनोहर श्याम जोशी या शिवानी, वो नहीं ला सकते। बल्कि हमारे बहुत सारे साहित्यकार बहुत ही अर्बन, जैसे शिवानी का संसार अल्मोड़े में सिमटा हुआ है। मनोहर श्याम जोशी का हीरो जो है वो ज़रूर गंगोलीहार तक जाता है, DDT पढ़ा है ना कसबा आप लोगों ने, लेकिन उसके बाद वो बाकी उत्तराखंड को नहीं जानते। और शैलेश पटियानी ने जानवर तो चराए, लेकिन हाई एल्टीट्यूड का पशुचारण का स्वाद क्या होता है ही नेवर न्यू। हमारी बहुत उनसे वो शैलेश पटियानी जी से इनसे बहस होती थी। वो कहते थे यार जन्म भर तो अपने जीवन संघर्ष में भटके रहे, ये अनुभव कहाँ से होते हैं। हाँ, मैंने कहा सच बात है। मैंने कहा कुछ अनुभव दूसरे माध्यमों से भी आ सकते हैं आने को, रचनाकार तो पकड़ना होता है। तो बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जैसे इतिहास के, वैसे ही साहित्य में भी वो अभी आने हैं। लेकिन नई पीढ़ी इतनी गर्दिशों के बावजूद, गड़बड़ियों के बावजूद भी नई पीढ़ी से ज़रूर नए लोग अच्छे आएंगे, हमारी ये उम्मीद है। और जैसे इनके बाद की, हमारी बाद की पीढ़ी में बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी दिख रही हैं, और वो ज़्यादा कठिन दौर ज़रूर है, वो करेंगी अपना काम। और अभी बहुत सारे फील्डों में बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ हो रहा है, और उसको किसी तरीके से वो इंटरेक्शन हो, लोगों के सामने आए। क्योंकि अब ये हो गया ना कि हमारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, शोध का कोई जर्नल ही नहीं है। ICHR ने जो है वो इतिहास वो और जो हिस्टोरिकल रिव्यू निकलता था वो बंद कर दिया है। ICSSR का कोई जर्नल नहीं निकलता है। UGC तो खैर अभी फ्रॉड में लगा हुआ है, अपने कम में लोगों को